हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। तो गाइस, इस वीडियो में हम बताने वाले चैप्टर 4 जो कि है एनर्जी, उसके बारे में। तो अब हम जान लेते हैं सबसे पहले इस चैप्टर में हम पढ़ने को क्या क्या मिलेगा। तो सबसे पहले वर्क की डेफिनेशन हम पढ़ेंगे, फिर प्रॉपर यूनिट में वर्क को एक्सप्रेस करेंगे, कैलकुलेट वर्क डन इन सिंपल केसेस। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन करेंगे और काइनेटिक एनर्जी को प्रॉपर यूनिट में एक्सप्रेस करेंगे। तो चलिए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो अभी इसमें लिखा है वर्क। ठीक है, देख सकते हैं इन एवरीडे लाइफ ऑल ऑफ अस डू सम वर्क। ठीक है, अब इसमें लिखा है एवरीडे लाइफ में हम सब लोग सम वर्क करते हैं। We do work when we play, when we go to school, when we climb a staircase, when we pedal a bicycle, when we lift a load and so on। इसका कहने का मतलब ये है कि जितनी भी चीज़ें आप करते हैं, क्या चाहे आप एक छोटी से छोटी पेन ही क्यों ना उठाएं, आप सीढ़ियाँ क्यों ना चढ़ें, वॉकिंग करते हैं, वो भी एक वर्क है। ठीक है, अब इसमें लिखा है वर्क की डिफिनीशन आती है। ठीक है, अब तो वर्क की डिफिनीशन हम आपको बता देते हैं। वर्क की डिफिनीशन इसमें है, लिखी है। तो इसमें है वर्क की डिफिनीशन इन कॉमन लैंग्वेज। ठीक है, देख लीजिएगा ध्यान से। इन कॉमन लैंग्वेज वी यूज द वर्ड वर्क मच कैजुअली। ठीक है, बहुत कैजुअल, मतलब कि हरदम हम लोग यूज़ करते हैं, ऑलमोस्ट हरदम। कैजुअल का मतलब ये होता है। एग्जाम्पल, अब फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इफ़ वी पुश अ वॉल वी से दैट अ वर्क इज डन बाय अस। अब अगर आप किसी वॉल को, दीवार को धक्का देते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि वर्क, हमने काम किया है, बुक पढ़ी है, और हम लोग कह सकते हैं कि हम काम कर सकते हूँ, हम काम कर रहे हैं। बट एक्चुअली नो वर्क इज डन इन दीज एक्टिविटीज़। लेकिन अब फिज़िक्स के हिसाब से, ठीक है, आप देख लीजिएगा, फिज़िक्स के हिसाब से कोई भी वर्क डन नहीं होता है। ठीक है, फिज़िक्स के हिसाब से देखिए, आप यहाँ पे अब एक्चुअल डिफिनीशन पढ़ेंगे फिज़िक्स में। अब इन फिज़िक्स द वर्ड वर्क हैज़ अ स्पेशल मीनिंग। अब ये आपका इम्पोर्टेंट होने वाला है फिजिक्स अगर आप पढ़ रहे हैं। इन फिजिक्स वर्क इज अ स्पेशल मीनिंग। वर्क इज सेड टू बी डन ओनली व्हेन बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन और मूव्स बाय अप्लाइंग फोर्स ऑन इट। नो वर्क इज सेड टू डन इफ देयर इज नो मोशन इज प्रोड्यूस्ड इन बॉडी even when a force acts on it। ओके, अब ये आपका इम्पोर्टेंट हो गया। अब हम बता दें, अब यहाँ पे 10 वर्क इज सेड टू बी डन इफ द फोर्स अप्लाइड ऑन इट एंड बॉडी मूव्स। इफ नो मोशन टेक प्लेस नो वर्क इज सेड टू बी डन। ठीक है, अब अगर आप देखें तो अगर आप किसी चीज़ को फोर्स लगाते जा रहे हैं, आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है। लेकिन अगर वो बॉडी मोशन में नहीं आती जिसको आप फोर्स लगा रहे हैं, तो आपका वर्क नहीं कहलाया जाएगा। ठीक है, इट कैन नॉट बी कॉल्ड अ वर्क। ठीक है, अब वर्क, ये डेफिनेशन तो हम आपको बता चुके हैं वर्क की। अब एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अ साइकिलिस्ट इज पेडलिंग अ साइकिल डज अ वर्क। देखिए, अब एक साइकिलिस्ट साइकिल को पेडल कर रहा है, इसको हम लोग वर्क कह सकते क्योंकि साइकिल पेडल हो रही है, साइकिल चल रही है। अ हॉर्स पुलिंग अ कार्ट डज वर्क एंड इंजन पुलिंग अ ट्रेन डज वर्क। A coolie lifting a box does work. A body climbing the stairs does work। देखिए, अब इन जितनी भी चीज़ें हमने आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताई हैं ना, अब ये जितनी चीज़ें, इनमें फोर्स भी अप्लाई हुआ है और मोशन भी आया है। जिस ऑब्जेक्ट पे हमने फोर्स लगाया है उसमें मोशन आया है। ठीक है, अब आते हैं
अपने फिर से ये तो कुछ एग्जाम्पल थे। अब हम अपना सेकंड पेज पे आ जाते हैं। अब इसमें आप देख लीजिए, व्हेन अ क्रेन पिक्स अप अ कार इन्वॉल्व्ड इन एन इंसिडेंट, ठीक है, एंड टेक इट टू अ वर्कशॉप, वी से दैट वर्क इज डन। अब इसमें लिखा है जब क्रेन एक कार को पिक करती है जो कि एक्सीडेंट हो गया है जिस कार का, और उस कार को वर्कशॉप पे ले जाती है, हम कहते हैं काम हुआ है। इन स्कूल प्लेग्राउंड while playing football, when a boy hits a ball and runs toward the goal, we say that work is done। ठीक है, अब इसमें फिगर आप भी देख सकते हैं। अब इसमें ये होता है कि ना, अब कोई मशीन हो चाहे एक पर्सन हो, फोर्स तो अप्लाई हो रहा है और फोर्स से मोशन भी आ रहा है, मतलब कि वर्क हुआ है। A person does no work if there is no change in position or no motion even after the application of force। अब मैंने आपको पहले ही बता रखा है, ये आपका पॉइंट हो जाता है याद रखने के लिए, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बता देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ बॉय पुशिंग अ कार और हैवी स्टोन डज नो वर्क, ठीक है। अब अगर कोई बॉय एक हैवी स्टोन को या फिर एक कार को पुश करता है, उसका फोर्स तो अप्लाई हो रहा है, लेकिन जिसको वो फोर्स लगा रहा है, मतलब जिस ऑब्जेक्ट को वो पुश कर रहा है, उसमें मोशन नहीं आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि ये ऑब्जेक्ट या फिर जो बॉय है उसने काम नहीं किया है। हम नहीं, एक्चुअली फिजिक्स के हिसाब से ये होगा, ठीक है। अ पर्सन पुशिंग अगेंस्ट अ वॉल also does no work since he is not able to move the wall। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट, अगर कोई पर्सन वॉल को धक्का दे रहा है, अगर वॉल मूव नहीं कर रही है, ठीक है, अब वॉल मूव नहीं कर रही है, तो हम कहेंगे कि वो काम नहीं हुआ है, ठीक है। ये भी हम आपका मार्क कर देते हैं, अ पर्सन डज, ठीक है, ओके। अब हम ये होता है कि अब एक कूली कोई काम नहीं करता है जब वो एक हैवी बॉक्स, देखिए अब इसमें कूली का भी एग्जांपल दे दिया है। एक कूली ज़्यादा अपने ऊपर लोड लेके फिर भी वो मूव नहीं कर रहा है, तो देयर इज नो मोशन, मतलब कि एक जगह अगर खड़ा है वो, तो उसके मोशन ही नहीं है। जब फोर्स अप्लाई करने से क्या मतलब, जब मोशन नहीं आ रहा है, ठीक है। बट कूली डज वर्क व्हेन ही रेजेस द हैवी बॉक्स टू हिज हेड। अब उसने तब तो काम किया क्योंकि काम में उसने अपना फोर्स लगाया, और जिस चीज़ पे फोर्स लगाया उसमें मोशन भी आया, लेकिन अब जब वो उस चीज़ को लेके खड़ा हो गया तो उसमें नो मोशन, उस पे ऊपर कोई मोशन, अब उस चीज़ के ऊपर कोई मोशन नहीं हो रहा है, उस चीज़ में कोई मोशन यानी हलचल नहीं हो रही है। अब देख लीजिए, वर्क इज ऑल्सो डन बाय अ फोर्स इफ अ फोर्स इज अप्लाई ऑन बॉडी चेंजेस इट्स साइज और शेप। अब हम ये भी कहते हैं कि वर्क तब हम डन कहते हैं जब अगर कोई फोर्स अप्लाई करता है और बॉडी अपना साइज जो है या फिर शेप अपना चेंज कर लेती है। ये भी हम मार्क कर देते हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हम मार्क कर दे रहे हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, इफ अ बॉय स्क्वीजेज अ टूथपेस्ट ट्यूब, अब कोई अगर बॉय उसका टूथपेस्ट, उसका नहीं, टूथपेस्ट अगर प्रेस कर देता है तो वो टूथपेस्ट अपना साइज छोटा कर लेगा, मतलब वो पिचक जाएगा, ठीक है, उसका जो अंदर का जो पेस्ट रहेगा वो बाहर आ जाएगा। तो अब अगर वो गम ट्यूब जो होती है, जो आपकी आप कहते हैं फेविकोल, उस पे उसके डिब्बे पे अगर प्रेशर लगाया जाए तो अपना साइज चेंज करेगी। अगर रबर बॉल पे प्रेशर लगाया जाए वो अपना साइज चेंज करेगी, तो हम कहेंगे कि वो काम हुआ है, मतलब कि
अगर प्रेशर लगा है और काम हुआ है, बॉडी मोशन में नहीं आई है, पर बॉडी में कुछ तो मोशन हुआ है ना, चाहे बॉडी के मॉलिक्यूल्स में ही ना मोशन हुआ हो, ठीक है। सिमिलरली अ बॉय डज वर्क इन स्ट्रेचिंग अ रबर स्ट्रिंग इन विच साइज ऑफ स्ट्रिंग इंक्रीजेस, ठीक है। अब इसी तरीके से एक बॉय काम करता है जब वो स्ट्रिंग, रबर की स्ट्रिंग जो है वो खींचता है, उसमें जो रबर की स्ट्रिंग होती है वो उसके साइज में चेंज आता है। तो अब जो दस फॉलोइंग टू कंडीशन मस्ट बी फुलफिल्ड फॉर वर्क, अगर काम हुआ है तो ये दोनों कंडीशन जरूर फुलफिल की होंगी। अब कौन सी दो कंडीशन है हम आपको बताते हैं। तो पहली कंडीशन है अ फोर्स मस्ट एक्ट ऑन बॉडी, जो फोर्स है उसका कुछ तो एक्ट होना होगा, कुछ तो प्रभाव, ठीक है, हिंदी में हम शुद्ध हिंदी में बताएंगे प्रभाव, तो बॉडी पे कुछ तो प्रभाव पड़ा होगा। अब जो दूसरी कंडीशन होती है वो होती है, तो अब हमारा जो सेकंड पॉइंट होगा, ठीक है, तो सेकंड पॉइंट अब क्या कहता है, द फोर्स मस्ट प्रोड्यूस चेंज इन पोजीशन, दैट इज मोशन ऑफ द बॉडी और चेंज इन साइज और शेप ऑफ द बॉडी, ठीक है। अब फैक्टर कौन कौन से फैक्टर जितना वर्क आप करते हैं उसके अमाउंट को इफेक्ट करते हैं, ठीक है, आपने कितना काम किया उसको इफेक्ट करते, कौन कौन से फैक्टर हैं वो, ठीक है। तो अब एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड, एक्सपेरिमेंट करके पाया गया है दैट वर्क टू फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स अप्लाइड एंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉडी इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। अब इन दोनों फैक्टर्स पे जब ये डिपेंड करता है फोर्स, तो अब पहला हम जान लेते हैं, ठीक है, डिपेंडेंस ऑफ द अमाउंट डन बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स अप्लाइड, ठीक है। देख लीजिए, पहले देख लीजिए आप, ठीक है। अब ये डिपेंडेंस ऑफ अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय डोन बॉडी, ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। अब जो आते हैं हम, वर्क इज डन इफ इज मोर इफ द फोर्स अप्लाइड टू मूव ऑन द बॉडी इज मोर, ठीक है। अगर जितना ज़्यादा आप फोर्स लगाएंगे, इसका कहने का मतलब यही है, मेन मोटिव इसका यही है कि आप जितना फोर्स लगाएंगे बॉडी पे, जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उसी हिसाब से आपको वर्क मिले, ओके। तो अब इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, मोर वर्क इज डन बाई अस, एग्जाम्पल के लिए, मोर वर्क इज डन बाई अस इफ लिफ्ट अ बकेट फुल ऑफ वाटर फ्रॉम ग्राउंड फ्लोर टू फर्स्ट फ्लोर। अच्छा, अब हम ये बता दें कि जैसे ही इसके मेन मोटिव जो था कि जितना आप ज़्यादा फोर्स लगाएं उतना ज़्यादा काम होगा। अब देखिए, आप कोई भी बकेट ले लीजिए, ठीक है, बकेट लेने के बाद उसमें आपको पूरे 2 बकेट वाटर ले जाना है, ठीक है। अब आप आधा आधा करके उसी वाटर को ले जाते हैं, तो सबसे अच्छा क्या रहेगा, आप ज़्यादा फोर्स लाएं और वाटर ले जाएं, मतलब कि पूरा 2 जो बकेट वाटर था आप आधा आधा ले जा रहे हैं, तो एक एक करके ले जाइए, 1 पूरा फुल करके ले जाइए, तो आपका ज़्यादा जब फोर्स लगेगा तो जो बॉडी में मोशन होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है। अब यही चीज़ इस एग्जाम्पल में कहने की चीज़ कही गई है, ठीक है। अब डिपेंडेंस ऑफ अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन द डिस्टेंस मूव बाय एन बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, अब ये मार्क कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा, ठीक है। अब वर्क डन इज मोर इफ डिस्टेंस मूव बाय बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, अब उतना ज़्यादा काम होगा जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाएंगे, ठीक है, जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाएंगे, तो अब वर्क डन इज मोर,
इफ द डिस्टेंस मूव बाय द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब इसका जो मेन मोटिव है कहने का वो ये है कि जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाएंगे, ठीक है, अब जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाते जाएंगे उस डायरेक्शन में अगर वो ऑब्जेक्ट मूव करता है तो ये कहा जाएगा कि आपने ज़्यादा काम किया है, ठीक है। अब एग्जाम्पल के लिए, मोर वर्क इज डन बाय एस इफ वी लिफ्ट अ बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम ग्राउंड फ्लोर टू द सेकेंड फ्लोर देन इफ वी लिफ्ट सेम बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर टू द फर्स्ट फ्लोर। अब इसमें यही काम कहने के लिए कहा जा रहा है कि अगर आपको सेकेंड फ्लोर पे पानी ले जाना है तो अब क्या आप उसको आधे ही रास्ते में छोड़ के तो आएंगे नहीं, तो अगर आपको उसी डायरेक्शन में वाटर ज़्यादा फोर्स लगा के ले जाना है, ठीक है, मतलब कि जितना फोर्स लगेगा आप फोर्स लगाते हैं सेकंड फ्लोर पे ले जाते हैं तो ये कहा जा सकता है कि आपने ज़्यादा काम किया है। अब आते हैं डेफिनेशन ऑफ वर्क। वर्क की एक्चुअल डेफिनेशन आखिर है क्या, ठीक है। वी डिफाइन वर्क एज फॉलोज, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, जो ये हेडिंग है ये इम्पोर्टेंट है, ओके। तो अब ये जो है अब ये है तो चलिए इसमें लिखा है वी डिफाइन वर्क डन एज फॉलोज, ओके। द वर्क डन बाय ए फोर्स ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स अप्लाइड एंड द डिस्टेंस मूव बाय द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है, दैट इज। अब इसका जो वर्क का फॉर्मूला है वो ये है, ठीक है। वर्क डन कितना काम हुआ है उसका फॉर्मूला है वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है, ये फॉर्मूला याद रख लीजिएगा। तो अब आ जाते हैं जो है, अब इसमें फिगर के बारे में बताया गया है। जो आप ये फिगर देख रहे हैं, ये वाला जो आप फिगर देख रहे हैं, अब इस फिगर के बारे में इन्होंने ये चीज़ बताई है, ठीक है। अब चलिए, अब ये फिगर में इन्होंने बताया लेट अ फोर्स एफ बी अप्लाइड ऑन अ बॉडी विच मूव्स इट फ्रॉम द पोजीशन ए टू पोजीशन बी बाय डिस्टेंस डी इन द डायरेक्शन ऑफ sorry in the direction of force, then the work done by force is on the body is वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू डी, ठीक है। अब अगर फोर्स एफ है और फोर्स उस चीज पे अप्लाई हो जो कि अपनी पोजीशन से मूव कर रही है और उसको ए टू बी जाना है बाय द डिस्टेंस डी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो अब वर्क डन इन मोशन ऑफ बॉडी बाय अ फोर्स, अब किस तरफ जा रही है, ठीक है, एक मतलब कि जिस फोर्स में किस डायरेक्शन में आपको ले जाना है उसमें कितना फोर्स लगा और कितना काम हुआ, तो इसका फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू एफ इंटू डी। ऑब्वियसली इफ फोर्स एक्ट्स ऑन बॉडी एंड द बॉडी डज नॉट मूव नो वर्क इज डन। अगर देखिए अब इसमें लिखा हुआ है कि अगर फोर्स किसी चीज पे अप्लाई होता है और वो बॉडी मूव ही नहीं करती तो काम किस चीज का, ठीक है। अगर एग्जाम्पल में अगर दैट इज W इज इक्वल टू जीरो, एक्चुअली IE जो लिखा होता है वो एग्जाम्पल नहीं दैट इज होता है, ओके। तो W इज इक्वल टू जीरो, D इज इक्वल टू जीरो, मतलब वर्क इज इक्वल टू जीरो एंड डिस्टेंस इज इक्वल टू जीरो। तो अब आ जाते हैं सेकंड पे, ठीक है। तो अब सेकंड पेज पे जैसे ही आते हैं, ये है हमारा सेकंड पेज। तो अब यूनिट ऑफ वर्क, वर्क की यूनिट क्या होती है, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, यूनिट ऑफ वर्क, ठीक है। अब वी हैव रेड दैट द SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। अब ये आप रख लीजिए याद, ठीक है, ठीक है, याद रख लीजिए, वी हैव रेड दैट SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन एंड ये याद रख लीजिए, ठीक है। अब हेंस, ठीक है,
एंड एंड दैट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर, और जो डिस्टेंस के SI यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर। ठीक है, अब जो डिस्टेंस की जो SI यूनिट होती है वो होती है मीटर। ठीक है, डिस्टेंस की SI यूनिट क्या होती है, मीटर। अब हेंस SI यूनिट ऑफ वर्क इज, अब क्या होता है, SI यूनिट वर्क की क्या होती है, तो वर्क की SI यूनिट होती है कितना फोर्स लगा, फोर्स की SI यूनिट इनटू अब कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल किया उसकी यूनिट। ठीक है, मतलब न्यूटन इंटू मीटर NM। जब मल्टीप्लाई होता है कोई वेरिएबल तो NM होता है। मल्टीप्लाई करेंगे अगर अलग अलग वेरिएबल, तो अगर अलग अलग वेरिएबल्स को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्चुअली में तो मल्टीप्लाई होंगे नहीं कि N इंटू एम कुछ अलग का आएगा, तो NM हो जाएगा। ठीक है, बीच का जो मल्टीप्लिकेशन साइन है वो हट जाएगा, या फिर जूल आएगा जिसका सिंबल J होता है। द यूनिट जूल हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट जेम्स प्रेस्कॉट जूल। ठीक है, जो जूल नेम आया है, जो यूनिट जूल आई है वो साइंटिस्ट जेम्स प्रेस्कॉट जूल के बाद आई है। अब डेफिनेशन, जूल की डेफिनेशन आखिर होती क्या है। ठीक है, तो अब इस सवाल के जवाब के लिए सबसे पहले हम जूल का जो फॉर्मूला है वो जान लेते हैं। अब जूल आप निकालते कैसे, ठीक है, अब जूल का जो फॉर्मूला है, आप वर्क का फॉर्मूला और जूल का फॉर्मूला दोनों का एक ही है ना, तो अभी हम बता देते हैं वर्क और जूल का फॉर्मूला। 1 जूल 1 न्यूटन 1 मीटर। देखिए अब ध्यान से देखिएगा। ठीक है, 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। अब 1J इज इक्वल टू 1N इंटू 1M। ये इन्होंने शॉर्ट करके बता दिया, मतलब कि 1 जूल का मतलब 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। अब 1J इज इक्वल टू 1N इज इक्वल टू इंटू 1M सॉरी। तो अब ये जो है, अब इसमें पूछा गया है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। 1 न्यूटन दैट इज, यहाँ पे लिखा होगा है दैट इज, ठीक है, अब दैट इज 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर इज कॉल्ड 1 जूल। Thus 1 joule work is said to be done if 1 Newton force when acting on a body moves it by 1 meter in the direction of force। अब इसमें इन्होंने साफ साफ बता दिया है कि अगर वर्क किस चीज़ को डन किया जाता है, मतलब कि कैसे कहा जाता है कि वर्क हुआ है, कैसे कहा जाता है, जब 1 न्यूटन फोर्स उस पर लगता है और बॉडी जो जिस पे फोर्स लगा है वो 1 मीटर मूव करती है जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया जाए। A bigger unit of work is किलो जूल, सिंबल KJ। ठीक है, अगर ज़्यादा बड़ी यूनिट है वर्क की तो वो होती है किलो जूल। पहले सबसे छोटी यूनिट, सबसे छोटी नहीं, छोटी यूनिट किलो जूल, सबसे बड़ी यूनिट क्या होगी, किलो जूल, जिसका सिंबल KJ होता है और जूल का J। ठीक है, और मेगा जूल, या फिर आप उसको दूसरा क्या कह सकते हैं, मेगा जूल, जिसका होगा MJ, मेगा का M, J का J। ठीक है, 1 KJ इज इक्वल टू 1000 जूल एंड 1 MJ इज इक्वल टू 10 raised to the power 6 जूल। अब if we measure the force in kgf and the distance in meter, the unit of work is kgf into m। since अब 1 kgf कितना न्यूटन के बराबर है, 9.8 न्यूटन के बराबर। 1 kgf इंटू मीटर इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन इंटू मीटर इज इक्वल टू 9.8 जूल। ठीक है, assuming force that force of gravity on the mass of kg is 9.8 न्यूटन। ठीक है, अब चैप्टर 3 में हमने क्या पढ़ा था, दैट चैप्टर 3 का हम
जल्दी बना देंगे। तो अब चैप्टर 3 में हमने क्या पढ़ा था, दैट यूनिट ऑफ मूवमेंट। देखिए इसमें इन्होंने साफ साफ बता रखा था कि चैप्टर 3 में क्या पढ़ाया गया था, दैट अब मूवमेंट की यूनिट जो अब इसमें लिखा है यूनिट ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्स इन न्यूटन इनटू मीटर। अब सिंबल ऑफ अब इन्होंने साफ साफ बता दिया कि इसका सिंबल क्या होता है, एनएम। लेकिन ये जूल में नहीं लिखा जा सकता है, ओनली फॉर वर्क एंड एनर्जी। अब ये जो हमने आपको एनएम बताया है वो केवल वर्क और एनर्जी के लिए। द प्रोडक्ट न्यूटन इंटू मीटर इज रिटन एज जूल। अब जो न्यूटन इंटू मीटर होता है वो जूल की तरह लिखा जा सकता है। देयर इज टू डिस्टिंग्विश द मूवमेंट ऑफ फोर्स फ्रॉम वर्क और एनर्जी। ठीक है, अब एनर्जी आखिर होती क्या है, अब एनर्जी पे आते हैं, ध्यान से समझिएगा। एनर्जी, व्हेन वर्क इज डन ऑन अ बॉडी इट्स एनर्जी increases, in other words the work done on the body is stored in the form of energy। ठीक है, अब इसमें ये कहा गया है कि जो हम लोग वर्क करते हैं किसी बॉडी पे, वो अगर किसी बॉडी पे वर्क होता है, ठीक है, इट्स एनर्जी इंक्रीजेस, उसकी एनर्जी इंक्रीज होती। किसकी एनर्जी, हम लोग की एनर्जी जा रही है तो मतलब उससे जिस पे हम लोग फोर्स लगा रहे हैं जिस चीज़ पे, ठीक है, उसकी एनर्जी इंक्रीज होती है। हमारी एनर्जी किस में ट्रांसफर हो रही है, उस ऑब्जेक्ट में। और बट इफ वर्क इज डन बाय द बॉडी इट्स एनर्जी डिक्रीजेज। अगर लेकिन अगर वो ही काम किसी उस बॉडी द्वारा किया जाता है तो उस बॉडी की क्या होगी, एनर्जी डिक्रीज होगी, यानी क्या होगी, कम होगी। एनर्जी स्पेंट व्हेन अ बॉडी डज वर्क। क्या होती है, एनर्जी तब खर्चा होती है जब कोई बॉडी वर्क करती है। ठीक है, लेकिन अब एनर्जी जो है इस तरीके से डिफाइन की जा सकती है। ठीक है, एनर्जी इज अ कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, एनर्जी इज अ कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। तो गाइज ये था हमारा आज का वीडियो। पसंद आया तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। थैंक यू।